Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Overs IAS. I hope everyone is doing well. So, today is 27th April 2024, and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduvers IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट बैक्स ईवीएम्स रूल्ड आउट रिवाइवल ऑफ पेपर बैलेट्स. अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो ईवीएम था उसमें हम सभी ने ये डिमांड की थी, मतलब पिटिशंस फाइल की गई थी कि जो बैलेट पेपर है उसे रिवाइव किया जाए. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि ऐसा करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सो हियर यू विल सी The Supreme Court on Friday upheld the electronic voting machine system of polling and refused a plea to revive paper ballots. यहाँ पर जो पेपर बैलेट हमने वीवीपैट के बारे में यहाँ पर पढ़ा है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. आपकी एक ईवीएम मशीन होती है और उसके साइड में एक वीवीपैट मशीन होती है. उस मशीन में आप इस पिक्चर में आप देखेंगे, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. ये है आपकी जहाँ से आप वोटिंग करते हैं कि हमें इस कैंडिडेट को वोट करना है. और साइड में एक और मशीन होती है जिस मशीन पर एक आपके पास पेपर आता है, आई मीन छोटा सा एक स्लिप जैसी आती है. तो जिस भी पर्सन को, जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है अपना, सो उसकी पिक्चर होती है, उसका सिंबल होता है और उसका यहाँ पर नाम होता है. ये 7 सेकंड के लिए आपको शो होती है और आफ्टर द 7 सेकंड ये जो पेपर होता है, मतलब स्लिप होती हैं, वो अंदर यहाँ पर सबमिट हो जाती हैं. सो ये पूरा आपका क्या होता है, वीवीपैट का सिस्टम होता है. सो इन over 118 crore electorals have cast their votes since EVMs were introduced in 1982. EVM के बारे में बात करें तो EVM फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1982 में, और तब से लेकर आज अब तक की बात करें तो 118 करोड़ यहाँ पे इलेक्टोरल्स ने अपना वोट कास्ट किया है. सो इन द 2019 जनरल इलेक्शन अबाउट 61.4 करोड़ पीपल कास्ट देयर वोट, 23.3 लाख बैलेट यूनिट्स, 16.35 लाख कंट्रोल यूनिट्स and 17.40 lakh VVPAT units were used. So for 2024, 97 crore people are registered to vote. 2024 की बात करें तो 97 करोड़ पीपल हैं जिन्हें यहाँ पर वोट करना है. So 21.60 lakh ballot units, 16.80 lakh control units and 17.7 lakh VVPAT units will be, इसमें इस तरीके की चीजों को यूज किया जाएगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि उन्होंने ये जो बैलेट पेपर को रिवाइवल करने की बात की गई थी, इसे अभी यहाँ पर रूल आउट कर दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज IUCN रिप्रेजेंटेटिव टू बी एन ऑब्जर्वर इन नीलगिरी ताहर सर्वे. अब हम यहाँ पे एक स्पीशी की बात कर रहे हैं. स्पीशीज का नाम है, आपकी इस एनिमल बॉडी का नाम है, ये मेनली आपके वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं. सो हम नीलगिरी ताहर की बात करते हैं. ठीक है, इनका IUCN जो स्टेटस था, इट वॉज इंडेंजर्ड. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनका जो स्टेटस है उसे चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं देर आर अराउंड 3000 ताहर्स इन वेस्टर्न घाट्स अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया इन 2015 में रिपोर्ट निकाली गई थी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो नीलगिरी है ताहर्स, इनकी पॉपुलेशन वेस्टर्न घाट्स में इट इज अराउंड 3000. ये इससे भी ज्यादा आज के टाइम पर हो चुकी है. सो हियर यू विल सी दैट विद द रिजॉल्व टू रिमूव द नीलगिरी ताहर फ्रॉम द इंडेंजर्ड स्टेटस. अब हमें इन्हें क्या करना चाहिए, इंडेंजर्ड स्टेटस से रिमूव कर देना चाहिए. तो तमिलनाडु गवर्नमेंट विल कंडक्ट अ synchronized survey of the state animal from April 29. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक सर्वे किया जाएगा. उस सर्वे में यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये पूरी 3 days की एक्सरसाइज होगी आपकी. फ्रॉम इट विल स्टार्ट फ्रॉम 29 ऑफ अप्रैल एंड उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि आपका जो अनामलाई एंड नीलगिरी लैंडस्केप है, तो उस रीजन में ये जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये स्पीशी आती है आपकी, तो इसका यहाँ पर क्या स्टेटस है, इनका पॉपुलेशन कितना है. सो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि जो IUCN के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सो इस सर्वे में वो भी क्या करेंगे, एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे. अब हम नीलगिरी के बारे में, मतलब नीलगिरी तार के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लें. सो the species is locally known as वरई आड़ू.
तो आपको ये भी याद रखना है. सो देयर आर मल्टीपल रेफरेंसेस टू द नीलगिरी ताहर इन तमिलनाडु संगम लिटरेचर डेटिंग बैक टू 2000 ईयर्स. तो तमिलनाडु का जो संगम लिटरेचर है उसमें नीलगिरी ताहर का आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा. सो द लेट मेसोलिथिक paintings highlighted the significance of the Tahar in folklore, culture and life. इवन आपको जो मीजोलिथिक की पेंटिंग्स है उसमें भी इनका सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, इनकी पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं. सो इट वॉज designated as a state animal of Tamil Nadu in recognition of its ecological and cultural significance. Due to that, all these things, due to all these reasons, यहाँ पर हम नीलगिरी ताहर के बारे में बात करें, so इन्हें तमिलनाडु का स्टेट एनिमल्स डेजिग्नेट किया गया था इन द रिकॉग्निशन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. आयुसीएन स्टेटस की बात करते हैं, so it has been listed as an endangered species and is protected under the Schedule 1 of the वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. हैबिटाट की बात करते हैं, सो द एनिमल इनहिबिट मीडोज विद स्टीप क्लिफ एट एलिवेशन बिटवीन 300 meters and 2600 meters. Historically, the Nilgiri Tahar were known to inhabit in a large portion of Western Ghats. तो ये मेनली आपको वेस्टर्न घाट्स में दिखाई देंगे और तमिलनाडु केरल में भी इनका यहाँ पे पॉपुलेशन दिखाई देता है. ओके, सो आप इसकी एक बार पिक्चर देख सकते हैं, ये है आपके नीलगिरी ताहर. नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज साउंडिंग द गैवल ऑन क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन. अब देखिए इस आर्टिकल में आपको इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाता है क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन. ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप जीएस पेपर 2 से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं. ओके, क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, व्हाट इज क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन. ओके, सो अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है. आपके यहाँ पे दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, आप डेंटिस्ट के पास गए और आपके जो विजडम टूथ थे आपने उनको रिमूव करवा दिया. ओके, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम थी एंड ड्यू टू दैट सम रीजंस आपके जो विजडम टूथ थे, डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने बोला कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, पर्टिकुलर XYZ प्रॉब्लम है, एंड उन्होंने क्या किया, जो विजडम टूथ है उसे रिमूव कर दिया. ओके, प्रोसीजर आपका हो गया पूरी, द प्रोसीजर इज कैरिड आउट. नाउ यू देन गो टू अ बोर्ड ऑफ सीनियर डेंटिस्ट. अभी हम किसी छोटे डेंटिस्ट हॉस्पिटल में गए थे कहीं पर भी और हमने ऐसा काम किया. अब हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उन्होंने भी ये बोला कि जो मतलब वो जो जूनियर डॉक्टर ने किया है वो पूरा सही काम किया है क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम थी. ठीक है, फिर आपका यहाँ पे टाइम जाता है, उसके बाद आप 4 साल हो गए, 4 साल बाद फिर से आप गए यहाँ पर आफ्टर द 4 year लेटर, देन यू कॉल बैक, मतलब डॉक्टर्स ने फिर से आपको बुलाया, हम आपका रिव्यू करते हैं कि जो हमने विजडम टूथ निकाला था, सो अब इसका क्या यहाँ पर मतलब हम देख रहे हैं कि कैसी सारी चीजें हैं. सो फॉर ये लेटर दे कॉल यू बैक इन फॉर अ रिव्यू एंड देन यू टेल दैट दे आर डूइंग अ क्यूरेटिव प्रोसीजर. एंड उन्होंने उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि हम एक क्यूरेटिव प्रोसीजर कर रहे हैं. ओके, एंड पुटिंग योर विजडम टूथ बैक इन इट. ओके, आपको स्टोरी समझ में आई. एक बार आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका विजडम टूथ निकाल दिया, आपका कोई दांत खराब था, विजडम टूथ आप सभी को पता होगा जो एकदम लास्ट में आते हैं. ठीक है, तो आपके विजडम टूथ यहाँ पर रिमूव कर दिए. उसके बाद हम सीनियर डॉक्टर्स के पास गए, सीनियर डॉक्टर्स ने भी कहा कि हाँ इट वाज द राइट डिसीजन. आफ्टर 4 year लेटर्स यहाँ पर रिव्यू के लिए बुलाया गया, बट उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपका क्यूरेटिव प्रोसीजर करेंगे. सो यहाँ पर क्यूरेटिव का मतलब होता है कि एक बार जो आपने यहाँ पर विजडम टूथ निकाला था, हम फिर से आपका विजडम टूथ वहां पर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं. वी आर पुटिंग योर विजडम टूथ बैक इन इट, है ना, कि जहां पर पहले था हम फिर से लगा रहे हैं, क्योंकि पहले की जो कंडीशन थी उस कंडीशन में हमें वहां पर आपका जो विजडम टूथ था वो निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. अगर हम वैसा नहीं करते तो देयर माइट बी अ सीरियस प्रॉब्लम, वहां पर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती थी. बट अब वो प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, टाइम चेंज हो चुका है, आपके जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो चुकी है. अब हम आपका विजडम टूथ क्या कर सकते हैं, वहां पर फिर से लगा सकते हैं. आपको ये समझ में आया. तो क्यूरेटिव का मतलब ये होता है यहाँ पर क्यूरेटिव प्रोसीजर का कि आपका कोई डिसीजन पहले था, है ना, हम आपका कुछ डिसीजन यहाँ पर था, अब आप उस डिसीजन को फ्रॉम द टाइम बीइंग, यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका नेचर है वो सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, अब उस डिसीजन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया जा रहा है. ठीक है, आपको ये समझ में आया. अभी आप इस आर्टिकल को यहाँ पर रेट कर सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से. सुप्रीम कोर्ट का आप बेस्ट एग्जांपल लेंगे. सुप्रीम कोर्ट हमारी क्या है, इज द हाईएस्ट कोर्ट है.
है ना, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्ट। और कभी भी हमारी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, फेडरल कोड है, एज वेल एज द एडवाइजरी जुरिडिक्शन आती है, रिट जुरिडिक्शन आती है, जो भी यहाँ पर पावर्स होती हैं लाइक अपॉइंटमेंट की पावर है, ट्रांसफर ऑफ जजेस की सारी पावर जो है वो किसके पास है, आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो पुराने डिसीजंस हैं, है ना, जो पास्ट डिसीजंस है, पास्ट यहाँ पर उनका जो ज्यूरिडिक्शन है उसको चेंज किया है ना, टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको चेंज किया गया है। सो दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव ज्यूरिडिक्शन। आपको अब यहाँ पे पूरा आर्टिकल क्लियर हुआ। इस आर्टिकल में पूरा यही है, एक केस यहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल का जजमेंट है उसके बारे में बताया गया है, और बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारी चीजें। सो देखिए, द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट वाज ऑन 2 ग्राउंड्स। यहाँ पर कोर्ट कभी भी कोई भी इशू आता है तो 2 आपके यहाँ पे इंटरफेरेंस दिए गए हैं कि कोर्ट इंटरफेयर कब करती है। पहला, दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्मिनेशन क्लॉज वाज प्रिजर्व्ड सिंस द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज फेल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट इज वाज सफिशिएंट फॉर डीएमआरसी टू टेक इफेक्टिव स्टेट्स टू क्योर द ब्रिज। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार क्या करती है, जैसे कि ट्रिब्यूनल्स होते हैं, है ना, उनके भी जो डिसीजंस होते हैं उसको चेंज कर देती, क्योंकि उस टाइम पर में भी हमें जरूरत थी उस डिसीजन की। जो प्रॉब्लम थी, अगर 2 लोगों के बीच में यहाँ पर क्या हो रही, फाइट हो रही है, अगर हम यहाँ पे कोई बीच का सॉल्यूशन लेकर नहीं आते तो ये मतलब कि जो फाइट थी वो नहीं रुकती। यहाँ पर ए और बी के बीच में फाइट हो रही थी, लेकिन उस टाइम पर अगर हम ये डिसीजन नहीं लाते तो मे बी ये फाइट नहीं रुकती। लेकिन उस टाइम के लिए ये डिसीजन सही था, है ना, उस चीज को रोकने के लिए एट दैट टाइम इट वाज अ करेक्ट डिसीजन। बट आगे चल के हमें ये समझ में आया कि हमने उस टाइम पे जो डिसीजन दिया था वो गलत था, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस टाइम पर ऐसा नहीं करते तो मे बी ये जो फाइट थी वो अभी कंटिन्यू रहती, है ना। सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कुछ ऐसे किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कभी कभी कुछ ऐसे क्लॉजेस को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे फेल हो जाता है, उस टाइम पर यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, इंटरफेयर करती है। ओके, सेकंड, दैट द सीएमआर सैंक्शंस वाज वाइटल एविडेंस व्हिच हैड बीन इग्नोर्ड। अब यहाँ पर ये जो केस था इसमें ये कहा जा रहा है कि सीएमआर का सैंक्शन से बहुत सारे जो एविडेंसेस थे वो पीछे छूट गए थे। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि उस टाइम पर जो एविडेंस होते हैं हम कई बार उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है और हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। सो जिसकी वजह से जो डिसीजन होता है वो चेंज हो जाता है। Okay, so this is a significant for 2 reasons. First, the court has hetero support a position of minimal interference in arbitral award, and second, that the court held that it was own verdict in 2019 which was in the line with the pre-existing position was wrong. So यहाँ पर कई बार कोर्ट को भी रियलाइज होता है कि जो उनका जो प्री एग्जिस्टिंग पोजीशन था और जो वर्डिक्ट था इट वाज रॉन्ग। सो उसको टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट कितने सारे यहाँ पर डिसीजन देती है, लाइक राइट टू प्राइवेसी, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड सो ऑन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कोर्ट क्या करता है, अपने व्यूज को विद द टाइम बीइंग वो चेंज करता रहता है। आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिए हम क्यूरेटिव पिटिशंस के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। सो क्यूरेटिव पिटिशन इज द फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन फॉर द पीपल टू एक्वायर जस्टिस एज मेंशन्ड एंड प्रॉमिस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द क्यूरेटिव पिटिशन में बी फाइल्ड आफ्टर द रिव्यू प्ली अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन इज डिसमिस्ड। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्यूरेटिव पिटिशन कब फाइल की जाती है, जब आपका जो फाइनल डिसीजन कन्विक्शन होता है वो डिसमिस कर दिया जाता है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज मेंट टू इंश्योर देयर इज नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जस्टिस का कोई भी मिसकैरेज ना हो, उस चीज को इंश्योर करने के लिए कोई भी यहाँ पर अब्यूज ना हो, दैट टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस here we are with curative petitions. तो criteria क्या है admission के? So the court ruled that curative petition can be entertained if the petitioner establishes there was a violation of the principle of natural justice and that he was not heard by the court before passing an order. ओके, सो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या दिए गए, कोर्ट ये कहता है, आवर कोर्ट इज सेज दैट अगर पिटिशन यहाँ पर क्या करता है कि उन यहाँ पर क्या हुआ, आपको नेचुरल जस्टिस जो प्रिंसिपल है उसका वॉल्यूशन हुआ हो, और जब कोर्ट ये डिसीजन दे रहा था, डिसीजन पास कर रहा था, एट दैट टाइम यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स है इसको इग्नोर किया गया, उसको सुना नहीं गया। सो इट विल अलाउड टू बी एडमिटेड वेयर अ जज फेल टू डिस्क्लोज फैक्ट्स दैट रेज द अपीयरेंस ऑफ बाइस। तो यहाँ पर कई बार जजेस से भी, अब देखिए वी आर ह्यूमन बींग्स, गलती सबसे हो जाती है, तो सम टाइम जजेस भी से भी क्या हो जाता है, कुछ जो फैक्ट्स होते हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं। सो ड्यू टू दैट रीजन
यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्यूरेटिव पिटिशंस फाइल कर सकते हैं. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द क्यूरेटिव पिटिशन मस्ट बी rather than regular and be entertained with circumspections. The curative petition must be accomplished by certification by senior advocates pointing out substantial ground for entertaining it. ओके, सो क्यूरेटिव पिटिशंस को कौन सुनता है? ठीक है, हमने पिटिशन तो फाइल कर दी, हम नॉर्मल पिटिशन बात करते हैं. नॉर्मल पिटिशन फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हम यहाँ जाते हैं. क्यूरेटिव पिटिशन को कौन यहाँ पे इसकी हियरिंग करेगा? सो क्यूरेटिव पिटिशन मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस. सबसे पहले ये जो क्यूरेटिव पिटिशन होती है, जो हमारे 3 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, एंड द जज हु पास द कंकरेंट जजमेंट इफ अवेलेबल. देखिए यहाँ पर कौन सुनता है? जिसने पहले यहाँ पर डिसीजन दिया था, या तो वो सुनेगा, वो जजमेंट यहाँ मतलब पहले जिन्होंने डिसीजन को पास किया था, जजमेंट दिया था, कंसर्न डिसीजन को पास किया था, या तो वो यहाँ पर सुनवाई करेंगे अगर वो अवेलेबल है, इफ ही एंड शी इज अवेलेबल. अदरवाइज यहाँ पर जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस है उनके पास यहाँ पर ये पिटिशन जाती है. ओनली व्हेन अ मेजॉरिटी ऑफ जज कंक्लूड दैट मैटर नीड हियरिंग एंड शुड इट बी लिस्टेड. और यहाँ पर ये भी कि मैटर मतलब कि आपका सीरियस है और अगर वो चाहेंगे, ठीक है, मेजॉरिटी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल 3 जजेस हैं, सो इसमें से 2 जज को एग्री होना पड़ेगा कि हाँ हम इस पिटीशन पर सुनवाई करेंगे, इसकी हियरिंग होगी. तो द क्यूरेटिव पिटीशन इज यूजुअली डिसाइडेड बाय द जजेस इन चैम्बर अनलेस a specific request for an open court hearing is allowed. It shall be open to the bench at any stage of consideration of the curative petition to ask a senior counselor to assist it as a amicus curiae. So यहाँ पर amicus curiae की भी हेल्प ली जाती है कि वो उन्हें असिस्ट करें. So आप सभी को पता होगा amicus curiae क्या है ना? ये एक स्पेशल पर्सन होता है जो कोर्ट अपॉइंट करता है फॉर द स्पेशल केसेस, ऑल दीज थिंग्स के लिए, तो वो कोर्ट के लिए यहाँ पे काम करते हैं. सो इन द इवेंट ऑफ बेंच होल्डिंग एट एनी स्टेज दैट द पिटिशन इज विदाउट एनी मेरिट एंड वैक्सेशियस, इट मे इम्पोज एग्जाम्पलरी कॉस्ट ऑन द पिटिशनर. और अगर यहाँ पर हमें ऐसा पता चलता है, बेंच को ऐसा लगता है कि ये जो पिटिशन है इसमें कोई भी मेरिट नहीं है, ये वैक्सेशियस है, सो उनके ऊपर पेनाल्टी भी क्या की जा सकती है, पोज की जा सकती है. ओके, सो आई होप क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में आप सभी को यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टडी सीज सोलर रेडिएशन अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग पावर फॉलिंग इन इंडिया. अब देखिए हमारा जो टारगेट है 2070 तक कि हमें क्लीन एनर्जी मतलब नेट जीरो एमिशन हमारा टारगेट है 2070. तो इसके लिए हम अल्टरनेटिव्स लेकर आए. क्या? सोलर पावर प्लांट्स को एस्टैब्लिश करेंगे हम, विंड जो पावर प्लांट्स हैं है ना, पावर उनको स्टैब्लिश करेंगे. अब एक सर्वे हुआ है, एक स्टडी की गई है, और सॉरी नॉट सर्वे, स्टडी हुई है, और स्टडी में ये बताया जा रहा है कि इंडिया में जो सोलर रेडिएशन जितना अवेलेबल होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा. इसका मेन रीजन क्या है? द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज इंक्रीज एरोसोल लोड. यहाँ पे जो एरोसोल है उसका लोड बहुत ज्यादा हो रहा है. इट मीन्स जो कार्बन एमिशन के पार्टिकल्स हैं फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, डस्ट से, इससे क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स है वो क्लाउड बना लेते हैं, है ना, दे फॉर्म अ क्लाउड. और उससे क्या होता है कि ये पॉजिटिव फैक्टर है जिसके, जब देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स है, कार्बन के पार्टिकल्स है, इन्होंने क्या कर लिया, पूरा क्लाउड बना लिया. अब सन यहाँ पर है तो ये क्या होता है, ये जो पूरा सोलर रेडिएशन है, एरोसोल्स क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ग्राउंड में आने से, ग्राउंड में नहीं पहुंचने देती, वहीं से डिफ्लेक्ट कर देती है. जिसकी वजह से पहला रीजन तो ये है कि ग्राउंड लेवल तक जो है आपका सनलाइट नहीं रीच कर पाती. सेकेंड थिंग इज दैट कि ये क्लाउड्स फॉर्म कर लेती हैं, हैवी ब्लैक क्लाउड्स, और जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन आपका होता है और वो सनलाइट को भी क्या करती है, ब्लॉक करती है. सो इससे क्या हो रहा है, जब सनलाइट यहाँ पर आपकी सनलाइट जितना यहाँ पर आपके जो सोलर पैनल्स हैं, अगर उनपे जो एक इफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट अगर उसमें फॉल नहीं होती है, तो उसकी जो इफिशिएंसी है सोलर पैनल की, वो भी यहाँ पर क्या होती है, फॉल होती है. सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. अभी यहाँ पर हमारे जो लार्जेस्ट सोलर पार्क्स हैं वो कहाँ पर हैं, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड राजस्थान सिटीज. यहाँ पर हमारा टारगेट ये है कि हमें क्या करना है कि 500 गीगावाट तक हमारा एम्बिशन है कि हमें क्या करना है, सोलर पावर प्लांट्स को एक्वायर करना. अब देखते हैं फर्दर में हमारे सामने क्या निकल कर आता है. ओके, सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. देखिए आज के न्यूज़पेपर में ना ऐसा कुछ खास नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था. जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपसे यहाँ पर डिस्कस की गई हैं. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. एंड आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.